रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर था। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मुतालिक पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल के मुतालिक पढ़ा था। तो हर स्टैमन, ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक, द फिलामेंट एंड अ बाइलोब्ड स्वेलन टिप कॉल्ड द एंथर। एक स्टेमन जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक उसका लंबा डंडी नुमा हिस्सा होता है जिसे स्टॉक या फिलामेंट कहा जाता है, और दूसरा उसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ हेड वाले जो उसका पार्ट होता है वो स्वेलन टिप होती है, यानी जो उसकी टिप होती है वो स्वेलन थोड़ी सी फूली हुई होती है, जिस पार्ट को एंथर कहा जाता है। इन द एंथर लोब्स 4 पोलन सैक्स। एंथर के जो लोब्स होते हैं, एंथर के 2 लोब्स होते हैं, उस लोब्स में पोलन सैक्स मौजूद होते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो ये पोलन सैक्स आर प्रेजेंट दैट प्रोड्यूस हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। एंथर में पोलन सैक्स मौजूद होते हैं जिसमें हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्पोर्स भी कहा जाता है। और चूंकि ये हैप्लॉइड्स होते हैं, यानी इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए इससे जो है वो इसलिए ये जो है वो हैप्लॉइड कहलाते हैं और इन्हें माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है। और ये हैप्लॉइड कैसे होते हैं? बाय मियोसिस, यानी मियोसिस का प्रोसेस होता है इनमें, और मियोसिस के प्रोसेस की बाद जो है वो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है। Each carpel or pistil consists of a sac-like structure in the bottom called ovary। और जो कार्पल है, अगर हम उसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो उसका हर पार्ट, उसका जो कार्पल है वो कंसिस्ट होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है बॉटम में, उसके नीचे की तरफ, वहां पर उसे ओवरी कहा जाता है। अ लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर अबव द ओवरी कॉल्ड स्टाइल। और इसी तरह से जो स्वेलन पार्ट होता है बॉटम में, उससे एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे स्टाइल कहा जाता है। एंड अ स्वेलन टिप प्रेजेंट ऑन अ स्टाइल कॉल्ड स्टिग्मा। और स्टाइल के ऊपर एक स्वेलन टिप मौजूद होती है जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। ये आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी शो कर दिया गया है कि ये स्टाइल, स्टिग्मा और कार्पल की जो ओवरी है वो किस तरह से जो है वो नजर आती है। द ओवरी कंटेन्स 1 to न्यूमरस ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक या फिर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्हें मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है। तो अब आप लोगों को अगर माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के मुतालिक पूछें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोलन सैक्स होते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, और मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल के वो पार्ट्स होते हैं या ओवरी के वो हिस्से होते हैं जिनके अंदर जो है वो एग प्रोड्यूस होते हैं। इन्हें मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है। ईच ओव्यूल पोजेस 1 स्पोर मदर सेल्स दैट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। और इसी तरह से हर मेगास्पोरेंजिया का जो पार्ट है, हर ओव्यूल जो है वो उसमें जो है वो 1 स्पोर मदर सेल, एक मदर सेल मौजूद होता है जिसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है, और ये भी जो है वो 4 मेगास्पोर्स बना लेता है। Out of 4, only 1 is capable to survive further and becomes functional megaspores। इन 4 में से सिर्फ एक ऐसा होता है जो कि सर्वाइव करने के काबिल होता है एंड बिकम्स फंक्शनल मेगास्पोर, और एक फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है। तो यहाँ क्या बन गए? एक जो मेल पार्ट था उसमें माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो गए मियोसिस के ज़रिए से, और जो फीमेल पार्ट था उसमें मियोसिस के ज़रिए से मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हो गए हैं। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है हमारा, ये जो है वो हेडिंग थी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होने के बाद जो प्रोसेस आता है वो है पॉलिनेशन। When microspores are formed, the wall of pollen sacs burst and the microspores are liberated। जब माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, मुकम्मल तौर पर मेच्योर हो जाते हैं, तो जो पोलन सैक की वॉल होती है वो बस्ट हो जाती है, फट जाती है, और माइक्रोस्पोर्स आज़ाद हो जाते हैं। द माइक्रोस्पोर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ स्टैमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल। और ये माइक्रोस्पोर्स जब आज़ाद हो जाते हैं तो ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंथर, स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर।
बाय मीन्स ऑफ विंड, इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स। अब किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, इसके बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो वो हवा से ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं, या फिर इंसेक्ट्स जो उनके ऊपर फ्लावर्स के ऊपर आके बैठते हैं उनकी लेग्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, और वो जब दूसरे फ्लावर पर या वहाँ से उड़ते हैं तो वो एंथर से कार्पल पे गिर जाते हैं, और दूसरे एनिमल्स के ज़रिए से भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो दिस इवेंट इज़ नॉन एज पॉलिनेशन, और यही जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन का जो इवेंट है उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। इफ़ द पॉलिनेशन अकर्स विद इन द सेम फ्लावर, अगर पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है, यानी एक ही फ्लावर है, उसका स्टैमन और उसका कार्पल है, उसके स्टैमन से एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर उसी फ्लावर के कार्पल पे या उसके स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, तो उस पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। और अगर दो फ्लावर्स के दरमियान में ये प्रोसेस हो रहा होता है, यानी एक फ्लावर के स्टैमन से या एंथर से पॉलन ग्रेन उड़े और वहाँ से दूसरे फ्लावर के कार्पल के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो गए, तो ऐसी पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, विच इंश्योर्स मोर जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन कमिंग जनरेशन। चूँकि जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएंगे तो उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है, यानी उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जीन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नए नए किस्म के फ्लावर्स जो है वो मिल सकते हैं। तो ये पॉलिनेशन और पॉलिनेशन की कुछ टाइप्स थी कि पॉलिनेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन। और अगर सेम फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उस पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है। आफ्टर पॉलिनेशन द माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन यानी पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन थे वो स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर गए थे, तो स्टिग्मा के ऊपर वो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट उगना शुरू हो जाते हैं, यानी वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, और टू प्रोड्यूस अ मेल गैमेटोफाइट, और एक मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस द माइक्रोस्पोर्स न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं जो कि स्टिग्मा पर आ गए, वहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। एक न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है एंड द जनरेटिव न्यूक्लियस विच डिवाइड्स फर्दर टू फॉर्म टू स्पर्म, और जो दूसरा न्यूक्लियस है उसे जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि मज़ीद आगे जाके दोबारा डिवाइड होता है और दो स्पर्म्स न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियस कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पॉलन ट्यूब कहा जाता है, विच माइक्रोस्पोर्स पासिस डाउन थ्रू, और जिसके ज़रिए से जो माइक्रोस्पोर्स थे वो पास हो जाते हैं थ्रू द स्टाइल एंड अल्टीमेटली पेनिट्रेट द ओव्यूल। स्टाइल में चले जाते हैं और फिर स्टाइल से ओव्यूल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दिस होल स्ट्रक्चर दैट कंप्राइजेस माइक्रोस्पोर्स बॉडी, pollen tube, tube nucleus and the two sperm nuclei is referred to as male gametophyte। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें pollen tube मौजूद है और ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है और दो स्पर्म न्यूक्लियाई मौजूद हैं, इसे एक मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मीनवाइल द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर्स इन द सेंटर ऑफ ओव्यूल्स डिवाइड 3 times बाय माइटोसिस टू मेक 8 न्यूक्लियाई। एंड मैगस गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, जो फंक्शनल मेगास्पोर्स बन गए थे उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है 3 times, 3 दफ़ा वो डिवाइड होता है। और किस तरह से डिवाइड होता है, माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड होता है, और माइटोसिस के ज़रिए से डिवीजन के बाद उसके जो न्यूक्लियस हैं वो 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। एट दिस स्टेज 3 न्यूक्लियाई आउट ऑफ 8 माइग्रेट एट वन एंड ऑफ द ओव्यूल। और यहाँ इस स्टेज के ऊपर इनमें से जो 8 जो न्यूक्लियाई थे उनमें से जो 3 न्यूक्लियाई हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, माइग्रेट होते हैं ओव्यूल की एक साइड पर। द सेंट्रल वन ऑफ देम बिकम्स एग, और जो मिड वाला न्यूक्लियस होता है वो एग बन जाता है, वाइल 2 sides वन आर कॉल्ड
सिनर्जिड्स, और जो उसके साइड पर 2 न्यूक्लियस होते हैं वो सिनर्जिड्स कहलाते हैं। 3 other nuclei migrate at another end of the ovule and act as antipodes। की जो न्यूक्लियाई हैं वो माइग्रेट करते हैं टू अनदर एंड ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के दूसरे एंड पर, एंड एक्ट एज एंटीपोडल्स, और एंटीपोडल्स के तौर पर काम करते हैं। द रिमेनिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई रेस्ट इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल एंड आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। अब ये 8 न्यूक्लियस थे, उनमें से जो 3 न्यूक्लियस थे वो जो है वो माइग्रेट कर गए थे एक एंड पर, दरमियान वाला जो न्यूक्लियस था वो एग बन गया था, और जो 2 साइड्स के न्यूक्लियस थे वो सिनर्जिड्स हो गए थे, यानी उन्हें सिनर्जिड्स कहा जाता है। 3 न्यूक्लियाई जो माइग्रेट किए थे एक एंड पर वो एक्ट करते हैं एंटीपोडल्स के तौर पर, और जो बाकी के 2 न्यूक्लियाई रह गए हैं, बच गए हैं, वो न्यूक्लियाई जो है वो एज अ पोलर न्यूक्लियाई ओव्यूल के अंदर काम कर रहे होते हैं, विच इन सम केसेस फ्यूज टुगेदर टू बिकम डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। और कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये फ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, एंड स्पर्म की एंट्री से पहले। दिस होल स्ट्रक्चर विच कंप्राइजेस बॉडी ऑफ मेगास्पोर, 3 antipodals, 2 synergids, 2 polar nuclei और secondary nucleus and an egg। यानी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 antipodals हैं, 2 synergids हैं, 2 polar nuclei हैं, या फिर secondary nucleus भी उन्हें कहा जाता है, और एक egg है, is referred to as female gametophyte और embryo sac, और उसे female gametophyte और embryo sac कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट हो गई फीमेल गैमेटोफाइट की और मेल गैमेटोफाइट की। जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाते हैं उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जहाँ पर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट ने फ्यूज होना होता है और जाइगोट बनाना होता है। When the pollen tube penetrate the ovule, जो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ट्यूब थी, स्टाइल के ऊपर जो पॉलन ट्यूब थी, वो जब पेनिट्रेट होकर ओव्यूल तक पहुंचती है, 1 स्पर्म न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड विद एग टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। तो उसमें से जो एक स्पर्म न्यूक्लियस होता है वो एक एग के साथ जाके फ्यूज हो जाता है और एक डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है, एंड अदर स्पर्म न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड विद पोलर न्यूक्लियाई। और जो स्पर्म का दूसरा न्यूक्लियस होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है टू मेक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस। और वो क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। सिंस 1 मेल गैमेटोफाइट कंट्रीब्यूट्स 2 स्पर्म न्यूक्लियाई फॉर फर्टिलाइजेशन, लिहाजा जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें 2 स्पर्म न्यूक्लियाई कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फर्टिलाइजेशन में, यानी जो हिस्सा ले रहे होते हैं वो 2 स्पर्म के न्यूक्लियाई हिस्सा ले रहे होते हैं। उनमें से एक न्यूक्लियस एग के साथ अटैच हो जाता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो जो पहले से फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस थे उनके साथ जाके अटैच हो जाता है और ट्रिप्लॉइड बना लेता है। 2 पहले से ही थे न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस और अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है? ट्रिप्लॉइड बन जाता है। 1 मेल गैमेटोफाइट कंट्रीब्यूट 2 स्पर्म न्यूक्लियाई फॉर फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर दिस इवेंट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। लिहाजा इस इवेंट को, इस जगह को हम ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है? डबल फर्टिलाइजेशन हुई है, चूँकि स्पर्म के जो 2 न्यूक्लियस थे वो जाकर फ्यूज़ हुए हैं। एक एग के साथ फ्यूज़ हो गया है और दूसरा जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज़ हो गया है और ट्रिप्लॉइड बना लिया है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं कि दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ अज्यूम्ड दैट द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियाई इन एम्ब्रियो सैक सच एज सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये चीज़ एज्यूम की जाती है कि जो बाकी के न्यूक्लियस बच गए हैं, जैसे सिनर्जिड्स हमने पढ़ा था, एंटीपोडल्स पढ़े थे, ये जो है ये बाकी का पूरा जितना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड पेपर में अमूमन क्वेश्चन आता है, तो ये आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ जो है वो इसको अच्छी तरीके से समझना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस तरह से कौन कौन से न्यूक्लियस आके कौन से न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इस वाले टॉपिक को अच्छी तरह से जो है वो आप लोग इसके लेक्चर्स को सुनिएगा ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें।
और जिन बच्चों ने यूनिट नंबर 3 जो है वो नहीं समझा था माइटोसिस और मियोसिस वाला, उसको जाके ज़रूर उसके लेक्चर्स जो है वो सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जितना भी प्रोसेस हो रहा है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो बन रहे हैं वो सब यूनिट नंबर 3 में एक्सप्लेन कर दिए गए हुए हैं कि कैसे माइटोसिस का प्रोसेस होता है और किस तरह से मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो वो सारे लेक्चर अगर आप लोगों ने सुने होंगे तो आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।